नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। अगले आधे घंटे रहिए हमारे साथ और बचाइए अपना ढेर सारा टैक्स आपके अपने शो में, जहां हम टैक्स से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब देते हैं, वो भी सरल और सहज अंदाज में। यहां हम बताते हैं आपको कि आप कैसे टैक्स से डरिए नहीं, बल्कि टैक्स को भरिए, वो भी बिना किसी फाइनेंशियल प्लानर या सीए की मदद से। और टैक्स प्लानिंग के सारे गुरु मंत्र आपको देते हैं हमारे टैक्स एक्सपर्ट, यानी आप सभी के चहेते टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी। चाहे जितना भी जटिल सवाल हो टैक्स से जुड़ा, आप रखिए लखोटिया जी के सामने और इसका जवाब आपको ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो रहिए और सभी सवालों का जवाब पाइए। लेकिन पहले बताते हैं आज हम किन खास टॉपिक्स पर करेंगे फोकस। रिटर्न भरने की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो लखोटिया जी का मैसेज है आपके लिए कि अभी करें इंतजार। क्यों करें इंतजार, बताएंगे आपको। सुलझाएंगे एक दर्शक की उलझन कि पुराना फ्लैट बेचेंगे लेकिन नया फ्लैट पहले ही खरीद लिया, तो क्या कैपिटल गेन टैक्स बचेगा इनका या नहीं। और पता करेंगे कि पिता की जमीन पर घर बनाने के लिए बेटे ने जॉइंट लोन लिया है, ईएमआई भी बेटा अदा कर रहा है, क्या टैक्स छूट का फायदा इनका बेटा उठा सकता है या नहीं। साथ में आपके भी ढेरों सवालों के जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले टैक्स गुरु हमें हर साल कहते हैं जल्दी से रिटर्न भर दीजिए, आखिरी डेट तक इंतजार मत कीजिए। वित्त वर्ष 2014-15 खत्म हो चुका है, तो आप तैयार है ना रिटर्न भरने के लिए। लखोटिया जी शुरू कर दें रिटर्न की तैयारी। कौन सा फॉर्म निकालें, सब अपडेट कर दीजिए आप हमें। 1 मिनट, केवल एक ही आंसर है सारे प्रश्न का, और वो है टच मी नॉट। जी हाँ, मेरा आज यही मैसेज है कि टच मी नॉट द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। अभी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को टच मत करो, क्योंकि नए फॉर्म आ गए हैं। मोटे ताजे पहलवान हैं वो नए फॉर्म, कुछ ज्यादा परेशानी टैक्स पेयर्स को उससे होने वाली भी है। पर इसके लिए हमारे वित्त मंत्री आदरणीय अरुण जेटली जी ने स्पष्ट कर दिया कि जो नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म आए हैं उनमें बदलाव होगा। लाइफ इजी एंड सिंपल टैक्स पेयर के लिए बनाएं, उसके लिए उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। तो आप जब तक नए और रिटर्न फॉर्म नहीं आते, अर्थात सेकंड टाइम नए रिटर्न फॉर्म विद रिवाइज्ड एडिशन डिलीशन नहीं आते, तब तक इनकम टैक्स रिटर्न भरने की चिंता बिल्कुल मत करो। हाँ, अभी तो आप एक ही काम कर लो, और वो काम मैंने आपके लिए दिया है हुआ। अब बोलेंगे हुआ क्या है। हुआ का मतलब है हॉलिडे यूटिलाइजेशन एक्टिविटी। जी हाँ, बच्चों की छुट्टियां हो गई है, बीवी बच्चों को लेके घूमने जाएं, चाहे देश में या विदेश में। और हुआ की एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद जब आ जाएं, तब तक आपके लिए रिटर्न फॉर्म भी आ जाएंगे, और हम पूछेंगे आपको रिटर्न फॉर्म अगले शो में जब भी आएंगे। पर अभी हाथ मत लगाइए इन रिटर्न फॉर्म को। चलिए, पिछले साल तक मुझे याद है लखोटिया जी कहते थे छुट्टी पे जाने के पहले रिटर्न भर कर जाइए। इस बार कह रहे छुट्टी मना कर आइए फिर रिटर्न भरिए, क्योंकि फॉर्म आने में भी वक्त है। लेकिन अब हमारे दर्शकों के सवाल अब हमारे साथ हैं। कच्छ गुजरात से अर्जुन खुशलानी जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। कैपिटल गेन टैक्स से जुड़ा है इनका मसला। नमस्ते अर्जुन जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप लखोटिया जी। नमस्ते, नमस्कार लखोटिया जी। नमस्ते जी अर्जुन जी। जी, मेरा एक सवाल है। हाँ जी। जी, मेरी वाइफ ने 80s में एक प्लॉट लिया था कच्छ गुजरात में। अच्छा। उसके बाद 86-87 में हम लोगों ने मकान बना के उसमें रहने चले गए। ठीक है। और 2001 में अर्थक्वेक आया, उसमें थोड़ा मकान में डैमेज हो गया। हाँ। रिपेयर करके हम रहते रहे, पर 2014 में पता चला कि हम रह नहीं सकते, मकान की हालत बहुत खराब है। इसलिए हमें वो छोड़ना पड़ा। और क्योंकि टूटा हुआ मकान हो रहा था, कोई ले नहीं रहा था, इसलिए फिर उसको रेजिडेंशियल प्लॉट करके बेचा। अभी ये सवाल हो रहा है कि हमारे यहाँ जो जानकार कहते हैं कि क्योंकि आपने प्लॉट बेचा है तो आप कैपिटल गेन्स के लिए खाली प्लॉट की वैल्यू ही गिन सकते हैं, जो आपने मकान पे खर्चा किया, रिपेयर पे खर्चा किया, वो नहीं गिन सकते हैं। आपका प्रश्न समझ गया। आपका प्रश्न थोड़ा सा जटिल है, पर धीरे से उसको एनालाइज करते जाएं तो हम पाएंगे कि हमने जो कैपिटल एसेट बेचा उसकी कॉस्ट का पूरा डिडक्शन विथ इन्फ्लेशन इंडेक्स हमको मिलेगा। हमने प्लॉट खरीदा, उसमें खर्च किए, उसमें मकान बनाया, मकान अल्टीमेटली टूट गया, बीच बीच में हमने रिपेयरिंग कराई, पर छोटी मोटी रिपेयरिंग का खर्चा नहीं मिलेगा। इंप्रूवमेंट किया मकान में और मकान बनावट की जो लागत लगी, उन दोनों का खर्चा हमको मिलेगा, वो हमारी कॉस्ट में जोड़े जाएंगे। आपकी तरह का ही करीब इसी से मिलता जुलता एक सवाल हाईकोर्ट में भी आया था कुछ साल पहले, और हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया था कि डिमोलिशन के बाद प्लॉट को बेच रहे हैं तो भी जो कॉस्ट लगी थी वो घट जाएगी।
उसी को प्रेरणा लेते हुए आपको कह सकते हैं कि आपको डिडक्शन मिलेगा। जो पैसा आपने पूरे प्रॉपर्टी पर लगाया उसके लिए कॉस्ट के रूप में वो घटाया जाएगा। ऐसा ही सवाल जितेंद्र जी का है, मसला अलग है लेकिन प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त से है। पुणे से जितेंद्र पाठक पूछ रहे थे कि इन्होंने दिसंबर 2014 में फ्लैट खरीदा था, अब वो अपना पहला फ्लैट जो कि उन्होंने 2009 में खरीदा था उसे बेचना चाहते हैं। लेकिन जितेंद्र कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें, कैपिटल गेन चुकाएं या नहीं, क्या पहला फ्लैट बेचने पर उन्हें छूट का फायदा मिलेगा, हालांकि उन्होंने फ्लैट दिसंबर 2014 में ही खरीद लिया है। जब आ गए आप टैक्स गुरु के कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आपको चेष्टा तो यही करते हैं कि खुशहाली मिले और फायदा हो जाए, और आपको तो फायदा होने वाला गारंटेड है, क्योंकि आप अभी फ्लैट को बेचे नहीं, अब बेचने वाले हैं। परंतु आपने पहले फ्लैट खरीद लिया, अर्थात 2014 दिसंबर में फ्लैट खरीद लिया आपने और बेचोगे अब। तो अगर अब बेचते समय, कब तक बेचूं, दिसंबर 2015 के पहले बेच दूं तो मेरा फायदा ही फायदा। नॉर्मली लोग ये जानते हैं कि कैपिटल गेन बचाने के लिए मकान या प्रॉपर्टी को बेचने के 2 साल के अंदर अंदर खरीदना पड़ता है नया मकान या फ्लैट आदि। परंतु आपको बतला दें एक और नियम भी है, और वो नियम है प्रॉपर्टी बेचने के 1 साल पहले तक भी आपने फ्लैट खरीद लिया तो टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। अर्थात अब आपके पास समय है, देख लीजिए एग्जैक्ट डेट कागज में लिख लीजिए, जिस दिन बेचा उस दिन से 1 साल के अंदर अंदर एग्जिस्टिंग फ्लैट को बेच दो, टैक्स का बेनिफिट मिल गया आपको। चलिए पाठक जी, आपको तो फायदा हो रहा है। और पराग गायकवाड़ है, ये भी कैपिटल गेन बचाना चाहते हैं लखोटिया जी। इनके पास हैं 2 फ्लैट, एक फ्लैट को खरीदे 10 साल हो गए हैं, उसका लोन भी खत्म हो चुका है, दूसरे फ्लैट का लोन 5 साल हो चुके हैं और अभी भी ये चल रहा है, कंटिन्यूड है। पराग अपना पहला फ्लैट बेचने की सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या वो पहला फ्लैट बेचकर दूसरे फ्लैट का लोन अदा कर सकते हैं जो कि 5 साल पहले खरीदा गया था। क्या इससे उन्हें कैपिटल गेन बचाने में मदद मिलेगी? इसमें मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि दूसरा भी तो आपका चल रहा है। बेटर है आप एक फ्लैट बेच के नया फ्लैट खरीद लें, वो आपके लिए फायदेमंद है। तो चलिए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे दर्शक बार बार पूछ रहे हैं होम लोन और टैक्स लायबिलिटी से जुड़े सवाल। इन्हीं सवालों को हम रखेंगे टैक्स गुरु के सामने, और इस काम की बात को सुनने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए आप वापस आइए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, जहां हम आम टैक्स पेयर से लेकर कारोबारियों के टैक्स से जुड़ी उलझन दूर करते हैं। और कारोबारियों के लिए एक सवाल आज मैं लखोटिया जी से पूछूंगी। लखोटिया सर, इंटेंजिबल एसेट पर भी क्या इनकम टैक्स की कोई छूट मिलती है या कारोबारियों को इस तरह की कोई भी छूट का प्रावधान नहीं है? देखिए, कारोबारी तो यही चाहता है कि जो भी खर्चा मिल करे वो बिजनेस के लिए पूरा का पूरा खर्चा तुरंत ही उसको अलाउ हो जाए। पर जब बात हम करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स की तो सवाल ये उठता है, क्या ये खर्चा जो हमने किया, हजारों किए, लाखों किए, करोड़ों किए, क्या ये अलाउ होगा या नहीं होगा? एक बात बतला दें, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, ये खर्चा अलाउ नहीं होगा। पर एक मिनट, इतना डरे भी नहीं, क्योंकि आयकर कानून में धारा 32 के तहत एसेट पे डेप्रिसिएशन मिलता है, और लकीली इंटेंजिबल एसेट्स को डेप्रिसिएशन की श्रेणी में माना गया है। अतः अगर आप खरीदते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, मान लीजिए नो हाउ है, या पेटेंट है, या भुगतान किया कॉपीराइट के लिए, या भुगतान किया ट्रेडमार्क के खरीदने के लिए, या भुगतान किया कोई लाइसेंस या फ्रेंचाइजी या कोई भी व्यापारिक कॉमर्शियल राइट खरीदने के लिए भुगतान किया, उस राशि पे आपको इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू पर डेप्रिसिएशन मिलेगा। और ये डेप्रिसिएशन है 25%। अर्थात मान लीजिए इस साल मई में आपने 1 लाख रुपए खर्च किए कोई कॉपीराइट या मोनोग्राम खरीदने में, तो इस 1 लाख पे 25% इक्वल टू 25,000 रुपए आपको छूट दिलाएंगे। उसके बाद बैलेंस बच गया 75,000 रुपए। अगले वर्ष में 75,000 रुपए पे 25% पुनः इंटेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। कुल मिलाकर फायदा ही फायदा, कोई नुकसान नहीं है। और अब फायदा करवाते हैं अपने दर्शकों का जो देखते हैं टैक्स गुरु। विशाखापट्टनम से जेके पटनायक जी मेरे साथ हैं, होम लोन से जुड़ा इनका सवाल। पटनायक साहब नमस्ते, पूछिए अपना सवाल सीधा। लखोटिया जी आपको सुन पा रहे हैं। नमस्ते लखोटिया साहब। नमस्ते जी पटनायक जी, कैसे हैं? ठीक है सर। सुनाओ जी, सवाल बताओ। एक हम सवाल है
मैं एक्चुअली लैंड का ओनर है। अच्छा। और मेरा लड़का के नाम पे स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद से को एप्लीकेंट बना के एक लोन दिया है। अच्छा, वो नौकरी करता होगा तो लोन इजीली मिल गया होगा उसको। जी, वो नौकरी कर रहा है BHEL में। बहुत बढ़िया। तो इसलिए लोन को एप्लीकेंट बना के दिया है, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि आपको टैक्स बेनिफिट आपका लड़का को भी मिलेगा। हाँ, तो ये कितना तक सही है? ये या तो सही या तो हाँ या ना, इन बिटवीन नहीं है। इनकम टैक्स में आपके बेटे को लोन के ब्याज वगैरह के भुगतान पे बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और उसका कारण केवल एक है कि जो प्रॉपर्टी है, जमीन है, उसके ओनर आप हैं, अकेले आप हैं। इसलिए जो अकेले आप ओनर हैं, बेटा जॉइंट को लोन बोरोवर है तो भी और भुगतान भी कर रहा है तो भी बेटे को बेनिफिट नहीं मिल सकता कोई भी हालत में। पर अब चाहते हैं कि नहीं, बेटे को भी जरूर मिले, तो आप लैंड का आधा पोर्शन बेटे के द्वारा खरीदा दिखला देवे या बेटे को गिफ्ट कर देवे, उस अवस्था में आप और बेटा दोनों मालिक बन जाएंगे, तब बेटे को बेनिफिट भी मिल जाएगा इनकम टैक्स का, अन्यथा बिल्कुल नहीं मिलेगा। यानी बहुत जरूरी है कि होम लोन का बेनिफिट उन्हें मिलेगा जो कि प्रॉपर्टी का मालिक है, जिस प्रॉपर्टी के लिए आपने लोन लिया। इसलिए विनय शर्मा जी की भी परेशानी यहीं पर दूर करते हैं। ऐसा ही है, विनय ने भी होम लोन लिया है और पत्नी के नाम से घर खरीदा है। लोन की EMI विनय जी चुका रहे हैं, तो क्या विनय जी को यहाँ होम लोन की EMI पर टैक्स छूट मिलेगी? क्योंकि इन्होंने कहा कि पत्नी के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदा, EMI ये खुद चुका रहे हैं। पत्नी के नाम में खरीद लिया तो इनकम टैक्स बेनिफिट के ऊपर तो हमें भी आंसर देते हैं, पर घर का बेनिफिट तो हो गया। घर में खुशी से आनंद से रहो, पत्नी खुश हर समय, क्योंकि पत्नी के नाम में हो गई प्रॉपर्टी। अब आइए इनकम टैक्स को देख लें। आयकर की एक धारा है 64, जिसके तहत अगर हस्बैंड कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफर या गिफ्ट आदि कोई भी देता है पत्नी के नाम में, उससे जो इनकम होती है वो पति की मान ली जाती है, पति की इनकम में ही जोड़ा जाएगा, ऐसा है नियम। पर यहाँ पर तो उल्टा केस है। यहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट किया पत्नी के नाम वाले फ्लैट या प्रॉपर्टी में और भुगतान करना पड़ रहा है पति को ब्याज आदि के लिए। इसके लिए जब बतला दें आपको, ध्यान से आयकर की धारा 64 को पढ़िए और उसके अंदर लास्ट लाइन 64 के अंदर पढ़ लीजिए, जहां पे लिखा हुआ है इनकम इंक्लूड्स लॉस ऑल्सो। अर्थात अगर ये फ्लैट पत्नी किराए पे देती तो उसकी इनकम पति की जोड़ी जाती, पर अब पत्नी किराए पे नहीं दे रही है, रह रही है, तो पति को बेनिफिट मिल जाएगा और छूट का लाभ वे ले सकेंगे। रोहित झा जी ने अप्रैल 2014 में जमीन के लिए लोन लिया है, जमीन खरीदी, एक प्लॉट खरीदा है और रोहित जी ने अभी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं किया है। वो इस घर पर जो है दिसंबर 2016 में बनाना शुरू करेंगे। अब रोहित जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें लोन की EMI पर टैक्स छूट का फायदा मिलेगा, क्योंकि लोन तो 2014 में ले लिया, कंस्ट्रक्शन का काम 2016 में शुरू होगा। और एक चीज तो माननी पड़ेगी, आप काफी आगे तक का सोचते हैं। अभी 2015 मई महीना चल रहा है और आप सोच रहे हैं 2016 में कंस्ट्रक्शन चालू करूंगा। ध्यान रखो भैया, अभी आपके पास क्या है, केवल प्लॉट ऑफ लैंड, प्लॉट के ब्याज के लोन के लिए ब्याज का भुगतान करेंगे तो वो छूट हमको प्रदान नहीं करेगा। और ये देखो, इसलिए जितना जल्दी हो सके मकान बनाओ, मकान को कंप्लीट करो और उसी साल से आपको मिलना शुरू होगा टैक्स की छूट ब्याज के लिए। केवल प्लॉट का कहने का मतलब है केवल प्लॉट के लिए लोन लेवें, उस पे ब्याज नहीं मिलेगा। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे खास कैटेगरी के टैक्स पेयर्स की उलझन दूर करने वाले हैं। शामिल करेंगे सीनियर सिटीजन दर्शकों के सवालों को, जिसका जवाब देंगे हमारे टैक्स गुरु। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। टैक्स से जुड़े आपके सभी सवालों का जवाब हम देते हैं आपको और साथ ही में आपके निवेश और आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई जो परेशानी होती है वो दूर करते हैं। लखोटिया जी हमें कई बार बता चुके हैं कि सेविंग्स बैंक खाते में 10,000 तक ब्याज पर छूट मिलती है। लेकिन लखोटिया जी, अगर किसी के 2 अकाउंट है, मल्टीपल अकाउंट है और दोनों में ही 10,000 से कम का ब्याज मिलता है, तो दोनों में छूट ले सकते हैं? अजी, आप जो बोल रहे हैं अगर वो हो जाए ना, तो मैं और हमारे साथ लाखों करोड़ों दर्शक आपके पास टॉफी, मिठाई, लड्डू सब भेज देंगे, ऐसी छूट मिल जाए तो। पर अनफॉर्चुनेटली जो आयकर कानून आज के दिन है उसके तहत टोटल 10,000 रुपए बैंक के ब्याज की, सेविंग्स बैंक के ब्याज की छूट मिलेगी। चाहे एक अकाउंट हो, 2 हो, 5 हो, सब मिला के टोटल एग्रीगेट अमाउंट जो छूट प्रदान करती है आयकर की धारा 80
TTA के तहत वो है मैक्सिमम 10,000 रुपीज। अतः आप भी गलती मत करना भैया कि एक से ज्यादा बैंक अकाउंट की इनकम को भी अलग अलग सोच के कि अलग अलग बैंक से आई है, हर एक बैंक से 10,000 से कम है तो चलो छुट्टी ले ले, बिल्कुल छूट नहीं मिलेगी। टोटल मैक्सिमम 10,000 रुपीज, वो भी केवल सेविंग्स बैंक अकाउंट का, FD का बिल्कुल नहीं। तो फिर चाहे जितने भी अकाउंट है छूट 10,000 ही मिलेगी। सेविंग्स बैंक अकाउंट के ब्याज पर 10,000 से ज्यादा की छूट पे तो खैर लगता ही है टैक्स, लेकिन 10,000 से कम भी है मल्टीपल अकाउंट से तो छूट नहीं मिलेगी। ध्यान रखें, ये गलती कई बार हमसे हो जाती है। अब सूरत से राहुल पुंजवानी मेरे साथ हैं फोन लाइन पर अपनी मुश्किल के साथ। राहुल जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। लखोटिया जी आपकी आवाज सुन सकते हैं। लखोटिया जी नमस्कार। नमस्ते जी राहुल जी। मैं एक सर्विस करता हूँ। हाँ जी। और उसमें मेरे को 50,000 रुपये महीने मिलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरी कुछ सेविंग्स हैं करीब 5 लाख रुपए, जो मैं अपनी माता जी के नाम FD करवाना चाहता हूँ। माता जी, बड़ा अच्छी बात है, माता जी के लिए सोच रहे हो, करा दो FD, कोई तकलीफ नहीं। माता जी को कोई टैक्स नहीं है जी। उसमें बात यह है कि 3 साल बाद मैं अपना बिजनेस चालू करूंगा। हाँ। तो मेरे को पैसों की जरूरत होगी। अच्छा। तो मैं अपनी माता जी से वो वापस लेना चाहूंगा। ठीक है, तो आज मैं उनको ये गिफ्ट दूं या आज आप माता जी को गिफ्ट दे दो और उसके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स आपको या माता जी को नहीं है। हाँ, भविष्य में इस राशि पे जो इनकम प्राप्त होगी वो माता जी की कहलाएगी, उस पे उनको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। पर काफी चांसेस है कि वो सीनियर सिटीजन होगी, इसलिए उनको टैक्स नहीं लगेगा। अब समस्या लेते हैं अगली। आप कुछ वर्षों बाद अपना बिजनेस चालू करना चाहते हो और तब आपको लगता है कि शायद मुझे पैसे की जरूरत हो जाए, तो आप माता जी से उस दिन पुनः गिफ्ट ले लेना या लोन ले लेना, जैसी इच्छा हो वैसे कर लेना, कोई तकलीफ इसमें नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं राहुल जी आपको जवाब मिल गया होगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अगला सवाल BM कपूर साहब का। कपूर जी वरिष्ठ नागरिक हैं, इन्हें हर महीने 28,000 रुपए पेंशन मिल रहे हैं। सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख निवेश करते हैं और जानना चाहते हैं कि किसी अन्य स्कीम में निवेश करके क्या वो और टैक्स बचा सकते हैं। उन्हें सालाना 1 लाख रुपए FD का ब्याज भी आता है। बिल्कुल बचेगा भैया, निकाल लो पैसे, इन्वेस्ट कर दो 50,000 रुपए NPS में एक्स्ट्रा 1.5 लाख के अलावा। ये भी आपको छूट दिलाएगा इनकम टैक्स के लिए, और साथ ही साथ अगर थोड़ा सा प्रीमियम भर रहे हो मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए, उसके अंदर भी आपको छूट मिलेगी। ये 2 तरह की छूट का लाभ आप बिल्कुल ले सकते हैं। और हैदराबाद से राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ गए अपने सवाल के साथ। राजकुमार जी नमस्ते, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप लखोटिया जी से। लखोटिया जी, बोलो जी। मैं एक अपने HF का करता हूँ। हाँ हाँ। और एक मेरा चिल्ड्रन वेलफेयर ट्रस्ट है। हाँ हाँ। तो मेरा सवाल ये था HF के बारे में कि क्या मैं अपने HF से चिल्ड्रन ट्रस्ट को गिफ्ट दे सकता हूँ। नॉर्मली HUF से विद इन रीजनेबल लिमिट्स डिपेंडिंग ऑन द टोटल एसेट्स आप गिफ्ट दे सकते हैं फैमिली ट्रस्ट को, इसमें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। और दूसरा ये था कि अगर मैं HUF को डिसॉल्व करना चाहूँ तो उसका क्या प्रोसीजर है। HUF डिसॉल्व करना चाहो तो आप बिग बॉस हो भैया, कर्ता, HUF के कर्ता हो। जिस दिन सोच लो तोड़ देना है मुझे HUF, तोड़ लो, बना के एक एफिडेविट बना लो और सारी संपत्ति को अलग अलग मेंबर्स में जैसे आपकी इच्छा हो वैसे बांट लो। आपकी इच्छा है तो सबको बराबर दे सकते हो, इच्छा नहीं है तो किसी को ज्यादा दे सकते हो, किसी से परिवार वाले से नाराज हो तो उसको कम दे सकते हो। जैसे मेरी मर्जी उस हिसाब से मैं करूं, क्योंकि मैं करता हूं। पर याद रखिएगा कि जिस दिन आप HUF को तोड़ लें उस दिन आपके बाद एक काम भी बनता है। एक कार्यक्रम ये है आपका, इनकम टैक्स विभाग को इन्फॉर्म करिएगा कि हमने पूरा HUF का पार्टीशन कर लिया, इसके लिए अप्रूवल वो दे देवे। वो फॉर्मेलिटी है, कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है। जगदीश चंद्र जी सीनियर सिटीजन हैं, उनकी एक बेटी है और वो जानना चाहते हैं कि क्या वो अपनी बेटी के NPS खाते में पैसा जमा करके इस राशि पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। उनकी बेटी अभी नौकरी में नहीं है। बेटी नौकरी में नहीं है उसके लिए तो दुआ कर सकते हैं नौकरी लग जाए बेटी की, परंतु इनकम टैक्स में बेनिफिट आपको हम नहीं दे सकते। वो इसलिए कि NPS में निवेश मेरे पैसे का मेरे नाम में केवल होगा तभी बेनिफिट मिलेगी। यहां पर NPS का निवेश आप करना चाहते हैं पर अपने नाम में नहीं करके बेटी के नाम में करना चाहते हैं तो टैक्स की छूट आपको नहीं मिलेगी।
चलिए इसी के साथ लखोटिया जी धन्यवाद इतने सारे काम की बात बताने के लिए, टैक्स को आसान बनाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप टैक्स से जुड़े अपने सवाल हमें SMS के जरिए भेज सकते हैं। टीची लिखकर स्पेस दीजिए, अपना सवाल और नाम लिखकर 51818 पर आप इसे भेजिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। साथ ही में ये पता जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर भी भेज सकते हैं अपने सवाल के साथ अपना नाम और फोन नंबर भी हमें जरूर भेजिए। तो टैक्स गुरु में आज मुझे और टैक्स गुरु को यहीं इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए। नमस्कार।